जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंडिया की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई ने एक बोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, जिसमें इंडियन कंपनीज को इंडिजिनस हाई थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन को डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करने का इनवाइट दिया है। और ये सिर्फ एक टेंडर नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक गैम्बल है, क्योंकि जेट इंजन बनाना सिर्फ मेटल नहीं बल्कि जोड़ना, और ये कहना चाहिए कि साइंस और जो प्रिसीशन और सॉवरेन पावर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। जीटीआरई ने ये कहा है कि अब रिसर्च से निकाल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ बढ़ना है। और यहाँ पर एक बात यह है कि क्या भारत की जो इंडस्ट्री है वो सच में डिजाइन, टूलिंग, टेस्टिंग और जो सर्टिफिकेशन है वहां तक कंप्लीट इकोसिस्टम को जमा कर पाएंगी। और ये जो ईओआई है, क्या इसका जो रियल इम्पैक्ट है, और आम का MK2 की हम बात करते हैं जिससे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर, और इस तरह का जो पूरा एक बुलेट पॉइंट है इस पर बनकर जो पूरा हम डिफेंस बजट की बात करते हैं उसमें ये वहां पर आएगा। या ये बात करें कि ये जो जेट इंजन है हाई थ्रस्ट क्लास, जिसमें 110 टू 140 किलो न्यूटन के बीच का जो इंजन होगा, जिसमें जो प्राइमरी रोल है वो होगा कि एडवांस टू मीडियम जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यानी कि AM का, और फ्यूचर फाइटर्स को ऑटोनमसली चलाना। लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये भी है कि कई सारे सवाल निकल कर आते हैं कि क्या इंडस्ट्री को असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस एक्सटेंट तक मिलेगा, और DRDO GRT का जो डिजाइन अथॉरिटी है वो सॉलिड है या नहीं, या फिर हम ये कहेंगे पेपर तक ही रह जाएगा। और एक बात और कि क्या जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी रियल डिमांड और टाइम प्रेशर दोनों को मैच कर पाएगा, या फिर जो पब्लिक सेक्टर है उस पर वापस लोड बढ़ जाएगा। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं आज की इस चर्चा को बढ़ाऊंगी कि क्या इस EOI का जो डेडलाइन है जो मार्च 26 तक हो रहा है, यानी कि 26 मार्च 2026, और यहाँ पर जो इनिशियल गोल है वो 18 इंजन डिलीवरी, और जो टाइमलाइन, बजट और जियोपॉलिटिकल प्रेशर सब मिला के इस प्रोजेक्ट को एक हाई स्टेक चेस गेम बनाते हैं, जिसमें जो मूव है वो बहुत इम्पैक्ट इसका नजर आएगा, और सिर्फ डिफेंस पर नहीं बल्कि हम ये कहेंगे भारत की जो टेक्नोलॉजी ऑटोनॉमी है उस पर भी इसका बड़ा असर नजर आएगा। तो उमेश जी से आगे इस पर चर्चा करते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जेट इंजन बनाना जो है मिसाइल और या एयरक्राफ्ट जो है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सवाल ये है कि जीटीआरई जो है अभी तक क्यों वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट इंजन डिलीवर नहीं कर पाया? देखिए, जो डीआरडीओ का जो आर्म है, गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है, जिसमें उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को एक तरह से डेवलपमेंट पार्टनर के हिसाब से उन्होंने अभी अपॉइंट करना चाहते हैं। इसके लिए आप ये देखिए कि उन्होंने इसका नाम रखा है एडवांस हाई थ्रस्ट क्लास एरो इंजन। इसका जो थ्रस्ट कैपेसिटी रहेगा 110 किलो न्यूटन होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो डीआरडीओ जो है वो एक तरह से ऐसा इंडियन कंपनी चुनना चाहता है जो इंजन है, जो फाइटर जेट इंजन है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी असेंबलिंग और उसकी जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उसको एक तरह से वो स्ट्रीमलाइन कर सकती है। जीटीआरई जो है ये हमारा जो कावेरी इंजन है, जैसे हमारे दर्शकों को याद होगा, उसके ऊपर पिछले 40 साल से काम कर रही है। और अभी हमने कावेरी इंजन के जो बेसिक मॉडल है, जिसमें अब बताया जाता है बिना आफ्टर बर्नर वी वर एबल टू अचीव 48 किलो न्यूटन टू 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हम अचीव कर सकते हैं, कर चुके हैं। और ये जो इंजन है हमारे घातक जो अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल है उसमें लगने वाला है। जीटीआरई ने जब इसके अंदर टर्बोफान लगा दिया था तो इसकी जो थ्रस्ट कैपेसिटी है ये 73 किलो न्यूटन से 80 किलो न्यूटन तक पहुंच चुकी थी। ये जो 80 किलो न्यूटन तक पहुंच चुकी थी, जो हम जीई का इंजन F404 हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं तेजस LCA MK1 के, उसके बहुत करीब आ चुका है। और जी का इंजन का जो थ्रस्ट है वो 84 किलो न्यूटन का है, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये एक तरह से रिमार्केबल ब्रेक थ्रू था। अब जीटीआरई एक तरह से वैसी कंपनी को
चुनना चाहती है, जो पूरा जो इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग है, वो कर सकती है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया। मोस्टली इसमें वो ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है जिसके पास डिफेंस, एरोस्पेस डिफेंस का कोई बैकग्राउंड हो। और भारत में कुछ कंपनीज है जो क्वालिफाई होती है, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, फिर बाद में गोदरेज एरोस्पेस है, और भारत फोर्ज और महिंद्रा जो है ये इस स्पेस में बहुत काम कर चुकी है, और मेरे हिसाब से ये लोग बिड करने वाले हैं। देखिए अमर जी, आपको भी याद होगा कि इस इंजन के ऊपर जो इतना पैसा भारत सरकार ने इसके ऊपर खर्च किया है, ये कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं दे पाया। अभी हमको तेजस के लिए इंजन चाहिए था, पर हम इसको डेवलप नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली हम इसको यूज कर रहे हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में। अब जीटीआरई यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर को इसके लिए बुलाना चाहती है ताकि इसके अंदर एक टेंजिबल इंप्रूवमेंट हो, और भारत के अंदर फाइटर इंजन बनाने का एक इकोसिस्टम भी बन जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप प्राइवेट प्लेयर को बुला रहे हो। प्राइवेट प्लेयर तो टाइम बाउंड तरीके से काम करेगा, वो आपकी सारी टेक्नोलॉजी को एकत्रित करके, देखिए सबसे बड़ी बात है, फाइटर जेट इंजन बनाना कोई मजाक वाला बात नहीं है। इसमें 32,000 जो कंपोनेंट्स लगते हैं, और ये भी देखिए कि इसके अंदर नहीं 23,000 कंपोनेंट्स लगते हैं, और इसमें 34 असेंबलीज होती है और 120 सब असेंबलीज होती है। ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मार्वल होता है, और बहुत कम देश है जो आप ये बता सकता हो जो ये टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुके हैं। भारत ने अभी अपने एमका डेवलपमेंट के लिए साफरान को चुना है, और साफरान जो है अपना जो इंजन है भारत के साथ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करना चाहता है। वो डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है, पर भारत सरकार रुकना नहीं चाहती। वो अपनी इंडिजिनस, ये आप सोच लीजिए आधे रास्ते हम आ चुके हैं, 80 kN तक हम पहुंच चुके हैं। अब ये 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने के लिए वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी एक तरह से मौका और चांस देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए कि भारत के अंदर अभी हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रंस की हमें जरूरत है, और आज की डेट में 29 स्क्वाड्रंस ही ऑपरेशनल है, जिसमें भी बताते हैं कि 7 स्क्वाड्रन ऐसे हैं उसको हम खींच के यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में जो स्क्वाड्रंस जो रियली काम कर सकते हैं वो 22 स्क्वाड्रंस ही है। बाकी हम आप देख लीजिए, जैगुआर है, मिराज है, वो हम कैसे भी काम चलाओ करके उसकी लाइफ को एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कम से कम भारत सरकार को बहुत एयरक्राफ्ट की जरूरत है, कम से कम 500 एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और फ्रांस से आप एयरक्राफ्ट आप ले रहे हो, 114 एयरक्राफ्ट ले रहे हो, प्लस 140 एयरक्राफ्ट अभी आप परचेस करोगे, जिसकी भी वो डिलीवरी 2032 या 2033 या 34 तक करने वाले हैं। और ये भी देखिए एलसीए तेजस MK1 का जो डिलीवरी, जो इंजन की डिलीवरी थी जीई का, वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनके साथ 2023 में एग्रीमेंट कर लिया था, पर जीई ने अपना जो कमिटमेंट है वो रखा नहीं है। बहुत बार तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं देंगे, और अगर आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर चाहिए तो आपको हमको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये एक तरह से ब्लैकमेल जैसा हो गया है। अब जब मैं आपसे जो टाइमलाइन है उसको लेकर आपसे समझना चाहती हूँ कि जो ये EOI है, इसके बाद जो टाइम है वो कितना साल जो रहेगा, जो फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस हमारा इंजन होगा वो फ्लाइंग टेस्ट तक कितने मतलब कब तक पहुंचेगा, और जो डेडलाइन है उस पर कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? देखिए जहां तक मुझे मालूम है, इसके लिए इमीडिएटली इसका ऊपर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ही होने वाला है। पर ये जैसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है, ये एक ही कंपनी को सारा चीज देना चाहते हैं ताकि इसका मास प्रोडक्शन देश के अंदर हो सके। 23,000 कंपोनेंट है, 34 असेंबलीज है, 120 सब असेंबलीज है। आप सोचिए, सबसे बड़ी बात यह है अमर जी कि आज इसकी जो फर्स्ट जो प्रोटोटाइप है वो 2029 तक डेवलप हो जाएगा। 2030 तक इन फ्लाइट टेस्टिंग चालू हो जाएगी, और बाय 2032-33 इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये टाइम बाउंड होने वाला है। और जीटीआरई जो है एक तरह से अब मेरे हिसाब से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको
मॉनिटर भी करने वाली है। इतने साल जो है डीआरडीओ ने एक तरह से टाइम पास ही किया है इसके अंदर, और फाइनली उनको समझ में आ गया कि उनको एक डेवलपमेंट और एक प्रोडक्शन पार्टनर की जरूरत है, और इसी के लिए वो इंडियन कंपनीज को, इंडियन प्राइवेट कंपनीज को वो हायर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ये जो इंजन रहेगा उसका जो आईपी राइट्स रहेगा पूरा जो रहेगा वो भारत सरकार के पास रहेगा। वो कंपनी जो है इसको अपने हिसाब से कोई भी देश को बेच नहीं पाएगी। उसका काम इतना ही रहेगा कि भारत सरकार ने आपको टेक्नोलॉजी दी, आप इसकी टेस्टिंग करिए, इसका इंटीग्रेशन करिए और इसको प्रोड्यूस करके भारत को दे दीजिए। दिस इज द जी। टाइप ऑफ थिंग विच हैज बीन अग्रीड। अंबर जी, अच्छा। और भी देखिए कि आगे हमारा जो एलसीए तेजस MK1 है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, तेजस MK2 का डेवलपमेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर सही अर्नस में काम करता है, देश के अंदर एक इंडस्ट्री बैठ जाएगी एलसीए तेजस के लिए, और हमारा डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट, इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट तो छोड़िए, एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप कर सकता है। ये जो इंजन, फाइटर इंजन होते हैं, ये हमारे जो फाइटर इंजन आर द हार्ट्स ऑफ जो फाइटर आर द हार्ट्स ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट बताया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू रहेगा, और अगर ये भारत सरकार अगर डीआरडीओ इसके ऊपर अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हासिल कर लेती है और इंडिजिनस हम ये इंजन्स बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से बना भी सकते हैं। हाँ, इस पर उमेश जी यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि यूएस, फ्रांस, यूके, ये जो सब है, ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी है उसको एकदम क्राउन जूल मानते हैं। तो इंडिया जो है वो किस तरह से बिना एक्सटर्नल हेल्प के किस तरह से कैचअप कर पाएगा, और साथ ही साथ क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं वो चुपचाप इन्वॉल्व होंगे, और जो, या फिर हम ये कहें कि पूरी तरह से 100% देसी एफर्ट्स के साथ ये बाहर आएगा? देखिए, ऑलरेडी हमने एमका के लिए हमने साफरान को चुना है, पर भारत सरकार जो है साफरान पे भी पूरा भरोसा नहीं कर रही है। उनको भी मालूम है कि वो लोग ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। इसके लिए भारत सरकार जो है अपना पैरेलली डोमेस्टिक फाइटर इंजन प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, डेवलप किया है, ताकि हम इंटरनेशनल स्टेज में सेल्फ सफिशिएंट बन सके और एक्सपोर्ट भी कर सके। आज ये जो देश है फ्रांस, अमेरिका, भारत को अपना कंपेटिटर मानते हैं। दे आर अफ्रेड दैट इफ इंडिया जो है फाइटर जेट इंजन बना लेगा, वो एयरक्राफ्ट इतने सस्ते दाम पे बेचेगा कि उनकी मोनोपोली और ड्यूओपोली जो है और उनका जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। और तेजस ने एक तरह से बता दिया। देखिए, तेजस का कॉस्ट कितना है, 600 से 700 करोड़ रुपए का है, और बताया जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का 25% प्रॉफिट होता है। तो 700 करोड़ में 25% हटा देंगे तो 525 करोड़ ही उनको एक्चुअल में पड़ता है, जो जिसको वो 700 करोड़ में बेच रहे हैं। तो ये बताता है कि भारत सरकार जो है ये जो जेट्स है वो इकोनॉमिकल रेट में प्रोड्यूस कर सकती है। इसी के कारण जो फ्रांस है और अमेरिका जो है और इवन रशिया हमें फाइटर जेट इंजन्स नहीं दे रहे हैं। वो हमें एयरक्राफ्ट लेने के लिए बात करते रहते हैं, कभी भी हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं करते। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि अगर फ्यूचर में, क्योंकि हम देख रहे हैं सैंक्शंस और इस सब का दौर चल रहा है आजकल तो बहुत तेजी से, तो अगर फ्यूचर में सैंक्शंस आए तो जो ये इंडियन इकोसिस्टम है वो इंडिया को शील्ड करेगा? डेफिनेटली करेगा। देखिए, गोदरेज एरोस्पेस जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और आप ये भी, मैंने आपको पहले भी बताया था आपके प्रोग्राम में कि रोल्स रॉयस जो है उसने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चालू कर दी है। उन्होंने बोला है कि अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट को हमारी जरूरत पड़ती है तो वी विल बी विलिंग टू शेयर आवर एक्सपर्टाइज विद देम। अभी रशिया भी जो है हमको अपना सुकोई 57E बेचने के लिए हमें हमें बोल रहा है कि आपकी इंजन डेवलपमेंट में भी हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको कॉम्पोजिट अलॉयज और बाकी जो भी इसके अंदर जो कंप्रेसर्स होते हैं, फिर टर्बो फैंस होते हैं,
इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मेटलर्जी होती है, उसकी सारी जो टेक्नोलॉजी है, टर्बाइंस के लिए अलग से मटेरियल यूज होते हैं, सारी मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी हम देने को तैयार हो चुके हैं। तो भारत अपना जो डिपेंडेंस है फ्रांस के ऊपर ना करके एक तरह से लेवरेज कर रहा है, सबको बता रहा है कि कौन हमारी हेल्प करने को तैयार है। और इसी में मुझे लगता है कि एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जल्दी आने की जरूरत है। और इस बार तो है कि टाइमलाइंस भी सेट किए हुए हैं, और गोदरेज जैसी कंपनी जो ये मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली गोदरेज एरोस्पेस को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा टेक्निकल एक्सपीरियंस है इस फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए। उनको अलॉयज और बाकी सारे जो मेटलर्जी है उनकी नॉलेज भी है, इंजीनियरिंग स्किल्स भी उनके पास बहुत है। बाकी कंपनीज के पास होना चाहिए, बट ये मेरा ओपिनियन है कि फाइटर जेट इंजन के लिए गोदरेज एरोस्पेस के साथ टाई अप करने में फायदा होगा भारतीय सरकार को। बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया का क्राउन जूल ये इंजन बनेगा या नहीं, और अगर जीटीआरई और इंडस्ट्री सही सिनर्जी बना लेते हैं तो भारत की जो एंट्री है वो एलीट एयरस्पेस क्लब में हो जाएगी, जहां पर यूएस, फ्रांस और रशिया जैसे देशों के नाम नजर आते हैं। और सवाल ये है कि क्या ये सही समय तक, यहाँ तक कि जो 2030 है तब तक ये प्रोजेक्ट जो है उस सही दिशा में बढ़ पाएगा और प्रोडक्शन और इसका स्टार्ट हो पाएगा। तो सवाल अब ये है कि क्या भारत अपनी फाइटर फ्लीट का दिन यानी कि जेट इंजन उसको सच में अपने ही दम पर चलाएगा और सही समय पर ये हम तक पहुंच पाएगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी बहुत धन्यवाद।